हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू गुरु टू नीट एकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे थे SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म के हमने फैक्टर्स देख चुके थे जो SN2 मैकेनिज्म को अफेक्ट करते थे और अब हम देखेंगे SN2 के रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड की। हैलोजन एक्सचेंज मेथड। बच्चों हैलोजन एक्सचेंज मेथड नाम से मालूम चल रहा है इसमें हैलोजन्स का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है ना। तो इसमें हैलोजन एक्सचेंज मेथड में सबसे पहला नाम आता है एक रिएक्शन का, उसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड में होता है एल्काइल। जो हैलाइड है ये क्या हो सकता है, एक्स जो हो सकता है वो हो सकता है क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है ना। एल्काइल हैलाइड आता है एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड और इसका रिएक्शन जब NaI सोडियम आयोडाइड विथ एसीटोन से कराया जाता है तो यहां पर इस X का, इस हैलोजन का एक्सचेंज करता है कौन, ये आयोडाइड। समझ पा रहे क्या। और यहां पर X की जगह रहता है I। आपको बता दें कि ये जो रिएक्शन है ना ये SN2 रिएक्शन है, SN2 पाथवे से होता है, ठीक है ना। हालांकि अगर ये 3 डिग्री हो, अगर ये 3 डिग्री हो तो पाथवे SN2 नहीं, वो SN1 हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। यहां पर हमने SN2 पाथवे इसलिए कहा है अगर ये 2 डिग्री हो या 1 डिग्री हो और यहां पर NaI विथ एसीटोन तो दे ही दिया गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। समझ पा रहे हैं क्या। I माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये जनरली जो होता है बेटा SN2 पाथवे से होता है। लेकिन अगर एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री हो तो ये SN1 पाथवे से जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर होगा क्या, सीधी सी बात है, यहां से हमको मिलेगा I माइनस बैक अटैक करेगा और X बाहर हो जाएगा और RI बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर यहां पर ये कायरल हुआ तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन R है तो मिलने वाले प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S, है ना। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमने SN2 में इसको पढ़ लिया है, ठीक है। अच्छा तो यहां पर इसकी जरूरत क्या पड़ी, यहां पर जरूरत ये पड़ी कि अगर ये एल्काइल हैलाइड है, कहने का मतलब है कि हम एल्काइल हैलाइड से अगेन एल्काइल हैलाइड ही बना रहे हैं। हालांकि ये एल्काइल क्लोराइड है या एल्काइल ब्रोमाइड है तो हम इससे बनाने जा रहे हैं एल्काइल आयोडाइड। तो इसकी जरूरत क्यों होती है, हम क्यों X को हटा के I हम लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे कोई रिएक्शन है, यहां से है ये RX और RX को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ROH। तो यहां से RX से ROH बनने में हो सकता है कुछ ज्यादा समय लग रहा हो, ठीक है ना। ये SN1 पाथवे से हो रहा हो, ठीक है, और हमको इसमें समय जो है ज्यादा लग रहा हो तो हम क्या करते हैं इसको यहां पर X जो है, X की जगह पे अगर हम लोग I ले आए, RX अगर Cl है, ये Cl है, इसको हम लोग RI ले आए और RI से हम लोग बना दे ROH। तो आपको तो पता है कि ये I अगर आ जाता है और I माइनस जो होता है एक अच्छा लीविंग ग्रुप है और अच्छा लीविंग ग्रुप है तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, फास्ट। तो यहाँ पर एक स्टेप स्लो हो, दूसरा फास्ट हो। अगर ये SN1 है तो RX से ROH जो है वो 2 स्टेप में पूरा होगा। पहले स्टेप होगा स्लो, दूसरा स्टेप होगा फास्ट। आप क्या करो, दोनों स्टेप को फास्ट कर दो। तो पहले में RCl से RI बना दो SN2 के तरीके से और इसको ये फास्ट कर दो इस स्टेप को, और RI से अगेन एक फास्ट स्टेप ले लो और आप इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, एल्कोहल। मतलब दोनों बार आप क्या करा दो, SN2 करा दो, दोनों बार क्या करा दो, SN2 अगर करा दो तो यहां पर क्या RX किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ROH में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग हेलोजन को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। Cl माइनस या Br माइनस को हम लोग I माइनस से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। तो ये मकसद होता है हेलोजन एक्सचेंज मेथड का। क्लियर है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हेलोजन एक्सचेंज मेथड में क्या हुआ है, जो हैलाइड है ना, X क्या हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, ठीक है ना,
फ्लोराइड तो होगा नहीं क्योंकि F आसानी से बाहर नहीं निकलता। ठीक है, तो X क्या लेते हैं, क्लोराइड या ब्रोमाइड। जो एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड जो है वो सोडियम आयोडाइड विथ एसीटोन के साथ मिलकर क्या देता है, एल्काइल आयोडाइड। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग कि अगर जैसे मैं एक क्वेश्चन है, ये दे दिया है RCl, RCl को कन्वर्ट करना है किसमें, ROH में। तो हमने ले लिया है H2O विथ H प्लस। ठीक है, H2O विथ H प्लस। तो यहां पर क्या होगा, ये एल्काइल हैलाइड है, यहां पर एक वीक न्यूक्लियोफाइल दिया गया है, ये SN1 पाथवे होगा। ठीक है ना, हमको क्या मिल जाएगा, यहां से X माइनस बाहर निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा। जो हम लोग SN1 पाथवे में जाते हैं, देन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में अटैक करेगा और ये मतलब 2 स्टेप में पूरा होगा। ठीक है, ये SN1 मैकेनिज्म है। मैं कहता हूं कि इसका रेट R1 है, और यहां पर अगर ले लू मैं RCl, यहां पर ले लिया गया है आपको क्या, NaI विथ एसीटोन, और दूसरा ले लिया गया है एक्वस KOH। ठीक है ना, तो यहां पर पहले क्या बनेगा, RCl से बनेगा RI, और I में एक्वस KOH है, K प्लस OH माइनस, तो OH माइनस क्या करेगा, उसमें अटैक करेगा, और फाइनली RI से क्या बन जाएगा, ROH। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, ROH। और इस रिएक्शन, इसका जो रेट है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो R2 है। तो यहां पर अगर मैं कहूं R2 और R1 में क्या रिलेशन है, तो R2 ज्यादा है R1 से, क्योंकि यहां पर होने वाले जो दोनों रिएक्शन है, फर्स्ट और सेकंड, दोनों ही क्या है, SN2 रिएक्शन है। दोनों ही क्या है, SN2 है। और SN2 जो है यहां पर भी पहला भी फास्ट हो रहा है, सेकंड भी फास्ट हो रहा है, तो ओवरऑल R2 जो है वो ज्यादा है R1 से। यहां पर पहला स्लो हो रहा था, ये तो डायरेक्टली 2 स्टेप पे पूरा हो रहा है, पहला स्लो था, दूसरा फास्ट था, इसलिए R1 कम है। ठीक है, तो ये है हैलोजन एक्सचेंज मेथड का पहला रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, सिंपल सा रिएक्शन है। सेकंड, स्वार्ट्स रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स। स्वार्ट्स जो होता है, एल्काइल हैलाइड को एल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करता है। एल्काइल हैलाइड को नंबर 2 हैलोजन एक्सचेंज मेथड में नंबर 2 रिएक्शन कौन सा, स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है ना, स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है, एल्काइल हैलाइड एल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, ये X है, यहां पर जो X वो क्या क्या हो सकता है, X क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। ठीक है ना, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। और अगर इसका रिएक्शन जो है वो सिल्वर फ्लोराइड AgF के साथ, मेटल फ्लोराइड के साथ कराते हैं, किसके साथ, मेटल फ्लोराइड के साथ कराते हैं, तो यहां पर X बाहर निकलता है और क्या आ जाता है, F कुछ इस तरीके से। और ये जो रिएक्शन है ना वो SN1 रिएक्शन। अगर आपसे कहे कि स्वार्ट्स रिएक्शन किस पाथवे से होकर जाता है, SN1 या SN2, तो प्लीज ध्यान में रखेंगे SN1, क्योंकि अगर आपको Ag प्लस अगर देख रखा है, तो मैंने आपको बताया था जैसे AgNO3 ये SN1 का कैटलिस्ट है, वैसे ही AgF इसमें भी Ag+1 के फॉर्म में है। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, SN1 पाथवे से होकर जाता है। Ag की चाहत X के लिए बहुत ज्यादा होती है, X माइनस लेकर आ जाता है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है, देन F माइनस पे अटैक करता है और बनता है RF। तो एल्काइल हैलाइड को एल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग हैलोजन एक्सचेंज मेथड का कौन सा रिएक्शन यूज करते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन एल्काइल फ्लोराइड के लिए, एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये SN1 मैकेनिज्म। इसमें ये ध्यान में रखेंगे कि यहां पर जो AgF रिएजेंट दिया गया है, इसके जगह पे आप जो रिएजेंट है वो मतलब क्या होना चाहिए, मेटल फ्लोराइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेटल फ्लोराइड। तो मेटल फ्लोराइड, तो आप AgF की जगह पे आप क्या ले सकते हैं, COF2 भी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर Hg2, ये भी एक मेटेलिक फ्लोराइड है, Hg2F2 यूज कर सकते हैं, या SbF3 ये भी यूज किया जाता है। तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन के रिएजेंट है, जनरली क्या यूज किया जाता है, AgF। ठीक है,
चलिए अब हम लोग देखते हैं SN2 रिएक्शन इन एल्कोहल। चलिए तो SN2 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ HX। जब एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग HX से कराते हैं, ये हमने वैसे देख लिया है, एक बार फिर से देखते हैं, लेकिन इसमें SN2 कब हो रहा है ध्यान में रखेंगे। एल्कोहल में जब HX के साथ रिएक्शन कराते हैं ध्यान में रखेंगे ना, ROH अगर ये एल्कोहल है और इसमें हम लोग HX, HBr या HI अगर जब हम देते हैं तो हमने बताया था कि यहां पर होने वाला रिएक्शन ये SN1 रिएक्शन होता है, ठीक है ना। एल्कोहल जब HI या HX के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये SN1 रिएक्शन होता है और यहां पर बनाता है, और यहां पर बनता है क्या RX। लेकिन ये इसमें ये पूरा सच नहीं है, ठीक है, इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। इसके कुछ रिएक्शन SN2 भी होते हैं। अब वो कैसे, तो ये पाया गया, अब ध्यान रखेंगे, ये पाया गया कि 4 कार्बन तक के जो एल्कोहल हैं, जैसे अब ध्यान सुनेंगे ना, अब ये बातें जो है ये बातें गुजर चुकी है। जो SN2 रिएक्शन शो करते हैं मैं उनकी बात करता हूं। तो जैसे कोई एल्कोहल है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन तक के जो एल्कोहल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये 4 कार्बन तक के जो एल्कोहल है, इसमें जब HX के साथ इसमें रिएक्शन कराया गया, ठीक है ना, मतलब ये 1 डिग्री एल्कोहल लिया गया, 1 डिग्री एल्कोहल लिया गया, और जब HX के साथ हमने रिएक्शन कराया तो यहाँ पे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड मिला। हमको क्या मिला? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का मिलना इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं ये जो रिएक्शन है वो SN2 से होकर जाता है, ठीक है ना। अगर ये यहां पर ये SN1 मैकेनिज्म हो रहा होता तो यहां पर प्राइमरी एल्कोहल जो है, ये प्राइमरी जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता वो रीअरेंज होकर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होता, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में X से अटैक करता और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनाता। तो यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल से प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का मिलना कहीं ना कहीं इस बात को संकेत करता है कि ये जो पाथवे वो SN2 के थ्रू हो रही है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि वैसे तो एल्कोहल जो है HX के साथ जब ट्रीट होता है, ये रिएक्ट करता है तो एल्काइल हैलाइड बनता है, ये SN1 रिएक्शन होता है। ये कौन सा रिएक्शन होता है? SN1, समझ पा रहे हैं क्या। लेकिन 4 कार्बन तक के एल्कोहल जो है, 1 कार्बन के एल्कोहल, 2 कार्बन के एल्कोहल, 3 कार्बन के एल्कोहल और 4 कार्बन तक के जो प्राइमरी एल्कोहल होते हैं, सीधा बोलते हैं एल्कोहल जो होते हैं, ठीक है ना, ये 2 डिग्री भी होता है तब भी वो SN2 ही पाथवे लेता। समझ पा रहे हैं क्या। तो 4 कार्बन तक के जो एल्कोहल होते हैं ना, 3 डिग्री को छोड़ के, ठीक है, 4 कार्बन के जो एल्कोहल होते हैं वो HX के साथ में मिलके SN2 रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। हालांकि इतना पूछता नहीं है, बट फिर भी ये जनरली SN1 रिएक्शन शो करता है, लेकिन 4 कार्बन तक के जो एल्कोहल है वो SN2 रिएक्शन शो करते हैं। तो ये सबसे पहले हमने HX के साथ देख लिया कि एल्कोहल जो है HX के साथ कब SN2 रिएक्शन शो करता है। अब हम देखेंगे एल्कोहल का डिफरेंट रिएजेंट के साथ में रिएक्शन, ठीक है। चलिए ये पहला हो गया बेटा। नंबर 2, रिएक्शन विथ PX3 या PX5, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ क्या? PX3 फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, ठीक है ना, या PX5, दोनों के साथ जो बनने वाला प्रोडक्ट है लगभग एक ही होता है। जो मेन जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करें हम लोग, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि जो PX3 है या PX5 है, उसका एल्कोहल के साथ जो रिएक्शन होता है वो SN2 पाथवे से होकर जाता है। ध्यान में रखेंगे SN2 पाथवे से होकर ये रिएक्शन जाता है, ठीक है। तो पहले अगर हम लोग इसमें डायरेक्टली रिएक्शन कराएं, एल्कोहल है ROH जो है, अगर इसका PX3, पहले हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं, देन इसका मैकेनिज्म देख लेंगे। एल्कोहल जो है PX3 के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहां पर बनता है एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। यहां पर इसके ना 3 मोल काम में लिए जाते हैं। इसके कितने मोल? 3 मोल काम में लिए जाते हैं, और 3 मोल क्या बनता है? एल्काइल हैलाइड, और साथ बनता है H3PO3, ठीक है ना, फास्फोरस एसिड। तो
3 मोल ऑफ एल्कोहल लिया जाता है, PX3 के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड बनता है, ये मेन प्रोडक्ट है, साथ में बाई प्रोडक्ट बनता है H3PO3। और अगर हम लोग PX5 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, ROH एल्कोहल का जब रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, PX5, ठीक है ना, PX5, तो PX5 के साथ जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो अगेन ये SN2 पाथवे ही है। अब यहाँ पे अगेन क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड RX, लेकिन अब यहाँ पर बाई प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाता है, वो होता है POX3, क्या, POX3 फॉस्फोराइल हैलाइड, ठीक है ना, फॉस्फोराइल हैलाइड, और साथ में बनता है एक HX। ये भी यहाँ पे बाई प्रोडक्ट पूछा जाता है, तो प्लीज ध्यान में रखिए दोनों का ही पाथवे क्या है, SN2 है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे ये किस तरीके से इसका मैकेनिज्म हुआ, मतलब ये रिएक्शन कैसे हुआ, तो अब हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए चलिए समझते हैं इसका मैकेनिज्म। यहां पर ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल आपको पता है एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल होता है, और दिया हुआ PX3, ठीक है ना, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। एल्कोहल क्या करेगा, इस देखो यहां पर ये क्या, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसके साथ मोर इन एटम जुड़े हुए हैं, तो यहां पर ये क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। तो यहां पर ये जो एल्कोहल है, ठीक है ना, वो इस फॉस्फोरस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा, और जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है ना, यहां से ये X माइनस एज ए लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये इस पे अटैक किया, जैसे अटैक किया X माइनस बाहर, तो यहां पर ये X माइनस आपका बाहर निकल गया है, ठीक है। और अब क्या बन गया, जब ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है ना, ये निकला तो इसके ऊपर जो प्लस चार्ज आया फाइनली अब वो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, मतलब ROH प्लस PX2, क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। तो यहां से X माइनस बाहर निकल गया है। अब ध्यान देंगे यहां से X माइनस बाहर, अब जो X माइनस है ये इसी एल्काइल हाइड पे R पे बैक अटैक करेगा, समझ पा रहे हैं क्या, ये X माइनस है, अब यहां पर इसी R पर ये बैक अटैक करेगा, और जैसे ही इस पर बैक अटैक करेगा, फ्रंट अटैक तो कर नहीं पाएगा क्योंकि R से फ्रंट साइड से ये कुछ ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करेगा, बैक अटैक करेगा इस R पे, और जैसे इस R पर बैक अटैक होगा दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे, तो ये बैक अटैक करके XR बना लेगा, और साथ में ये बाई प्रोडक्ट फिर बन गया, ये है SN2। यहाँ पे जो स्टेप हो रहा है वो कौन सा है, मतलब पाथवे जो है वो क्या है, SN2 है, ठीक है ना। तो ये आपको क्या मिल गया, एल्काइल हैलाइड, मतलब आप देख पा रहे हैं कि एल्कोहल का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये यहाँ पर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, और मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, इन्वर्जन प्रोडक्ट है, मतलब ये क्या है, SN2 पाथवे है, ठीक है। और ये बाय प्रोडक्ट अलग निकल गया। अगेन मैंने कहा था कि 3 मोल एल्कोहल लेते हैं तो 1 मोल एल्कोहल फिर आएगा, वो एल्कोहल अगेन इस फास्फोरस पे अटैक करेगा, और फास्फोरस पे अटैक करेगा तो X माइनस अगेन बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। और वो X माइनस जो एल्कोहल अटैक किया था उसी के R पे, मतलब सेम रिएक्शन अगेन फर्दर यही रिएक्शन आगे प्रोसीड होने वाली है, जो एल्कोहल अटैक किया था, मतलब ऐसा, ये जो है ROH, इसने किस पे अटैक कर दिया, HOPX, और ये X है, इसने क्या किया, इस पे अटैक कर दिया, अटैक किया, ये बाहर हो गया, जब ये बाहर होगा तो क्या बन जाएगा, अब ROH प्लस ये P हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी OH जुड़ा हुआ है, और ये X है, बात समझ पा रहे हैं क्या, और X माइनस बाहर निकल गया है, यहाँ पर ये X माइनस है। अगेन ये X माइनस क्या करेगा, इस R पे अगेन क्या करेगा, बैक अटैक करेगा, और ये फिर से इसके ऊपर ये फिर से बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ बन जाएगा एक और मोल एल्काइल हैलाइड RX, और अब बाय प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, PX, ये OH, और अगेन OH, समझ पा रहे हैं क्या। एक तीसरा मोल एल्कोहल जो है फिर आएगा, और फिर वैसे ही करेगा, X माइनस बाहर निकलेगा, वो बैक अटैक करेगा ऐसे ही, और फाइनली यहाँ पे एक और OH जुड़ जाएगा, मतलब क्या बन गया यहाँ पे 1 2 3 H3PO3, तो H3PO3 बाय प्रोडक्ट कैसे मिला आपको समझ में आया, और ये मैकेनिज्म किस तरीके से SN2 पाथवे से होकर जा रहा है ये भी समझ में आया। तो यहाँ पर इतना ये मैकेनिज्म आप लोग एक बार देख लें,
ठीक है ना। लेकिन काम की बात इतना है कि यहां पर ये जो होने वाला जो रिएक्शन है वो क्या है, SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो ये SN2 पाथवे के थ्रू ये रिएक्शन हो रहे हैं। तो ये हो गया रिएक्शन विथ PX3। अब अगर हम लोग देखें रिएक्शन विथ PX5 का मैकेनिज्म क्या होगा, तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो PX5 के साथ जो रिएक्शन है इसका भी मैकेनिज्म लगभग PX3 के जैसा ही होता है। किसके जैसा होता है, PX3 के साथ जब एल्कोहल रिएक्ट करता है तो वैसे ही इसका मैकेनिज्म होता है। एल्कोहल है यहाँ पर, ये एल्कोहल है और ये PX5 PCl5 लाइक, तो ये क्या होगा, ये अगेंस्ट एक न्यूक्लियोफाइल है और इस फास्फोरस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे क्या करेगा, यहाँ पे ये अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पर X माइनस एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, तो ये X माइनस यहाँ पर बाहर निकल गया अगेन। ठीक है, और अब क्या बन गया, जब इस पर अटैक किया करेगा, ठीक, X माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस सर इसके ऊपर आ गया RO प्लस H PX4, क्योंकि एक X माइनस बाहर निकल गया है। ठीक है, तो अब अगेन यहां पे कौन सा रिएक्शन होगा, SN2। तो जो यहां पर जो X माइनस है ना, वो X माइनस इसमें बैक अटैक करेगा। कहां पर, इस R पर क्या करेगा, बैक अटैक करेगा। और जैसे ही बैक अटैक करेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर, कहां पर, इस ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे RX, ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूं XR। ठीक है, फिर से इन्वर्जन प्रोडक्ट मिला, मतलब ये क्या है, ये SN2 रिएक्शन है। ठीक है, और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बन गया, तो बाय प्रोडक्ट क्या बन गया है, ये है OH एंड PX4। ठीक है, ये OH एंड PX4 में ना क्या होता है, आगे चल के सेल्फ आयोनाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, सेल्फ आयोनाइजेशन। और जैसे इसमें आयोनाइजेशन होता है, ये किसमें किसमें टूट जाता है, POX3 प्लस HX में टूट जाता है। तो ये यहां पर साथ में क्या मिलता है, बाय प्रोडक्ट। ये साथ में POX3 फास्फोरिल हैलाइड एंड HX पर क्या मिलता है, बाय प्रोडक्ट। और ये बाय प्रोडक्ट कैसे मिला, इस HO PX4 के सेल्फ आयोनाइजेशन से मिला। तो काम की बात आपकी इतनी है कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि एल्कोहल का ROH का रिएक्शन चाहे PX3 के साथ हो चाहे PX5 के साथ हो, चाहे PX3 के साथ हो चाहे PX5 के साथ हो, बनेगा एल्काइल हैलाइड ही। मतलब ये OH निकालो और X चिपकाओ, OH निकालो और X चिपकाओ, मतलब एल्काइल हैलाइड ही बनेगा। ठीक है ना, जो भी यहाँ पे हैलाइड होगा। ठीक है, और लेकिन रिएक्शन के पाथवे क्या होगा, SN2। कहने का मतलब ये है कि यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सीधा OH को हटाकर हमको क्या चिपका देना है, X। ठीक है, और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया है PX3 एंड PX5 के साथ रिएक्शन एल्कोहल के साथ। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है एल्कोहल का SOCl2 के साथ रिएक्शन। किसके साथ, SOCl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो ये भी जो रिएक्शन है ना, ये दो टाइप का होता है, दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको बहुत अच्छे से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि SOCl2 के साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शन कैसे हो रहा है। चलिए हम लोग बात करते हैं। अगर आपको इसमें दो रिएक्शन है, अगेन जैसे हम लोग देखें, अगर आपको एल्कोहल के साथ में देता है थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ठीक है ना, ईथर एज ए सॉल्वेंट लिया जाता है, ईथर जो एज ए सॉल्वेंट लिया जाता है। ठीक है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपको SOCl2 दिया है तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसमें खास बात क्या है। और अगर आपको SOCl2 के साथ में दे दिया पाइरिडीन, क्या देके रखा है, ठीक है ना, एक बेस देके रखा है क्या, पाइरिडीन, तब क्या होगा। ठीक है ना, ईथर तो नहीं भी देगा तब भी चलेगा ना, वो मेंशन नहीं करेगा, ईथर को मेंशन नहीं करते कई बार क्योंकि वो सॉल्वेंट है। तो अगर SOCl2 प्लेन दिया है या SOCl2 के साथ में पाइरिडीन दिया है तो दोनों ही केस में क्या होगा। ठीक है ना, चलिए तो पहले तो मैं बता दूं, बहुत सिंपल सा है। यहां पर बनता है एल्काइल हैलाइड RCl, यहाँ पे क्लोराइड है ना, ये SOCl2 है, Cl है, तो यहां पर बन जाएगा RCl, यहां पर भी बनेगा RCl, ये है RCl। प्रोडक्ट में खास बात क्या है तो मैं बता दूं कि इसका जो पाथवे है, जब अगर SOCl2
अकेला हो मतलब ईथर में, ठीक है ना, तो ये होता है SNI। ये आपको कुछ नया दिख रहा है, SNI। आई का मतलब होता है इंटरनल, आई मतलब होता है इंटरनल, इंटरनल मतलब ये ना SN1 है ना ये SN2 है, बल्कि ये SNI है। क्या मतलब है SNI? SNI का मतलब ये है कि यहां पर जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है ना, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सबस्ट्रेट के कॉन्फ़िगरेशन के जैसा होगा। अगर ये R है तो बनने वाला प्रोडक्ट भी R होगा, मतलब हमको मिलता है इसमें रिटेंशन फॉर्म, रिटेंशन फॉर्म। बेटा अगर SN1, अगर मैं कहता कि अगर SN1 है तो SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों मिलते हैं सेम रेशो में, ठीक है ना। और अगर मैं कहता कि SN2 है तो हमको मिलता इन्वर्जन फॉर्म, टोटल इन्वर्जन। तो यहां पर ना तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों मिल रहे हैं और ना ही अकेला इन्वर्जन मिल रहा है, मतलब ये SN1 भी नहीं है, ये SN2 भी नहीं है, ये क्या है SNI। और SNI में सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, रिटेंशन फॉर्म। कैसे बनता है हम लोग देखेंगे। और अगर SOCl2 के साथ पायरिडीन दिया हुआ है, SOCl2 के साथ क्या लेकर रखा है, पायरिडीन, तो यहां पर ये होने वाला जो रिएक्शन है वो SN2 रिएक्शन, SN2 पाथवे से होगा, क्योंकि यहां पर जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलता है हमको, इन्वर्जन। और कंप्लीट जो इन्वर्जन है वो किसमें मिलता है, SN2 पाथवे में। तो यहां पर ध्यान में रखेंगे, यहां पर SNI रिएक्शन होता है, SNI मतलब आई का मतलब होता है इंटरनल, ठीक है ना। और जब अगर पायरिडीन हो तो होता है SN2 रिएक्शन। तो इसको थोड़ा सा नीट में आप लोग के 12th में इसको मेंशन नहीं किया है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन प्लीज इसको ध्यान में रखेंगे कि आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में किस तरीके से इसको पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं इस फर्स्ट का मैकेनिज्म कि इसमें रिटेंशन फॉर्म कैसे बना और इसलिए क्यों हम लोग SNI रिएक्शन कहते हैं। तो इसके मैकेनिज्म में अगेन यहां पर ये अल्कोहल है, ये क्या है, ये अल्कोहल है ना। और अब ये अल्कोहल क्या करेगा, इस थायोनिल क्लोराइड, देख पा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, सल्फर है, इसमें ऑक्सीजन है और 2 क्लोरीन है, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। आपको पता है सल्फर ये एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और 2 क्लोरीन से, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इनकी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, मतलब यहां पर सल्फर पर क्या आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, ठीक है, क्योंकि ये मोरियन जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है और पॉजिटिव चार्ज इस पे आ रहा है। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां पर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे क्या करेगा, अटैक। जब ये इस पर अटैक करेगा तो आप देखेंगे यहां पर क्या होगा, जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो ये जैसा हमने पहले किया था बस वैसे ये इस पे अटैक किया, सल्फर पर अटैक किया। जब ये अटैक करेगा तो ये जो है ना पाई बॉन्ड है, ये इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, लाइक ऐसा। तो देखिए क्या बनता है, तो ये RO और यहां पर ये है H, यहां पर क्या है, ये एक है H, ठीक है। तो जब इस पे अटैक करेगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, ये बॉन्ड बनेगा यहाँ पे और इसके ऊपर आ जाएगा क्या, प्लस चार्ज, और ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर, मतलब ये हो जाएगा O-, ठीक है। अब आगे क्या होगा, यहां से अब ध्यान से देखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये O- है, तो ये O- है, तो ये O- में अब वापस अगेन ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये जो Cl है ना, ये यहां से ये बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, एज ए लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। और जिस वक्त ये कहानी हो रही होगी उसी वक्त ये ऑक्सीजन पे जो प्लस चार्ज है वो इस हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले लेगा, ये इस तरीके से, और ये H प्लस भी यहां से बाहर हो जाएगा। मतलब आप देख पा रहे हैं यहां से H प्लस और यहां Cl माइनस, मतलब आपको मिल गया HCl, ये मिल गया है HCl, और HCl मिल गया है। और इसके साथ में अब जो प्रोडक्ट बना है इसके अलावा, HCl के अलावा, वो क्या है, ये है, अब ध्यान से देखेंगे क्या क्या है हमारे पास, ये है R, ये है O, ये है सल्फर, और इसमें डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, और ये है क्लोरीन, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है इतना, सबको समझ में आ रहा है इतना, ठीक है, ये इतना मिल गया। प्लीज ध्यान में रखेंगे HCl ना अनडिसोसिएटेड होता है, आसानी से डिसोसिएट नहीं होता। HCl जो होता है
ये जो होता है ना HCl इज अनडिसोसिएटेड, ठीक है ना, मतलब ये आसानी से डिसोसिएट नहीं होता। जब आसानी से डिसोसिएट नहीं होता ना, तो हमको यहां से Cl माइनस भी नहीं मिलता, मतलब ये Cl माइनस हमको नहीं देगा। यहाँ पे तुरंत ये HCl बन गया, ये H प्लस था, ये Cl माइनस था, HCl बन गया, ठीक है ना। तो यहां पर हमको अगेन अब ये आसानी से डिसोसिएट नहीं होता, जब डिसोसिएट नहीं होता तो Cl माइनस भी हमको नहीं मिलता। अगर Cl माइनस मिलता तो ये इस R प्लस पे, इस R पे अटैक करने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ पे Cl माइनस हमको नहीं मिला। तो अब क्या होता है, ये मैकेनिज्म का पहला स्टेप था ना। तो अब क्या होता है, तो अब ये होता है कि ये जो बाई प्रोडक्ट जो अभी हमको दिखाई दे रहा है ना, यहां पर ये जो क्लोरीन इसके पास है लोन पेयर, इसके पास है लोन पेयर, तो ये जो क्लोरीन है ये इंटरनली इसी पे अटैक कर देता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो हमको मिला है इसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है वो, ठीक है ना, वो इंटरनल अटैक कर, मतलब सेम एक ही प्रोडक्ट है उसी प्रोडक्ट में, ठीक है ना, ये क्लोरीन ये इस पे अटैक क्यों करता है, क्योंकि ये जो R है ना, ये जो R है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो इस पे पार्शियल प्लस है पार्शियल माइनस है, और इस क्लोरीन पे क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर है ना, तो ये इस पे इंटरनली ये क्या करता है, इस तरीके से अटैक करता है। और जब ये अटैक करता है तो यहां से ये वाला ये जो है ये वाला बॉन्ड यहां से शिफ्ट हो जाता है कुछ किस तरीके से, ये टूटेगा ना, तो ये हो जाता है इधर शिफ्ट होता है, और ये इधर शिफ्ट होता है, तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाता है। ध्यान से समझेंगे मैंने क्या बताया। यहां पर जो क्लोरीन है वो इंटरनली अटैक किया, इंटरनली अटैक करने की वजह से इसको बोलते हैं SNI। हमको HCl से Cl माइनस नहीं मिला है, क्यों, क्योंकि आसानी से डिसोसिएट नहीं होता, अनडिसोसिएटेड होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसी में जो प्रेजेंट जो क्लोरीन है वो इंटरनली अटैक करता है। मुझे एक बात बताओ, क्या ये अपोजिट साइड से अटैक कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये उसी ये एक ही मॉलिक्यूल है, उसी मॉलिक्यूल में जुड़ा हुआ क्लोरीन है, तो क्लोरीन है तो ये पीछे साइड से तो अटैक कर नहीं पाएगा, उसी जिधर से बॉन्ड जुड़ा हुआ है उसी साइड से ही अटैक कर पाएगा, उसी साइड से ही क्या करेगा, अटैक कर पाएगा। और जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड जो होगा ये इधर शिफ्ट होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा ना, जो ये बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव चार्ज ये यहां पे आएगा, और ये Cl माइनस यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो आप देखें कि इसमें फाइनली क्या बन रहा है, फाइनली यहां पर अगर हम लोग देखें, इसको आप नोट कर लेंगे कि अनडिसोसिएटेड होता है। तो मैं आगे अब करने जा रहा हूं इसके आगे कि ये जब इस पे अटैक किया तो यहां पे बन गया है RCl, और ये RCl जो बना है ना, ये जैसा ROH का कॉन्फ़िगरेशन था वैसे यहाँ पे RCl कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब अगर ये R है तो ये भी क्या है R, मतलब हमको क्या मिलेगा, रिटेंशन प्रोडक्ट, हमको ओनली क्या मिलता है, रिटेंशन। और साथ में जो बाय प्रोडक्ट मिला है वो क्या मिल गया है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या मिलता है साथ में SO2, साथ में क्या मिलता है SO2, और ये जो रिएक्शन है ये क्या है SNI। बातें सबको समझ में आ रहा है। हमने SNI क्यों बोला, हमने SNI इसलिए बोला कि यहाँ पर जो हमको एक प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है ना, या इंटरमीडिएट कह सकते हैं आप लोग, उसमें इंटरनल अटैक होता है, और इंटरनल अटैक होने की वजह से हमको क्या मिला है, रिटेंशन फॉर्म एल्काइल हैलाइड का, ठीक है ना। तो सिर्फ रिटेंशन मिला है, सिर्फ रिटेंशन मिला हुआ है, सिर्फ रिटेंशन मिलने की वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, SNI। अगर ये रिटेंशन और इन्वर्जन अगर दोनों मिलता तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि SN1 पाथवे से हुआ है, अगर ओनली इन्वर्जन मिलता तो हम कहते हैं कि SN2 पाथवे से है। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ रिटेंशन प्रोडक्ट ही मिला है, और रिटेंशन सिर्फ और सिर्फ रिटेंशन मिलने की वजह से ही इसको हमने क्या किया कि इसमें इंटरनल अटैक हुआ होगा, और इसीलिए इसको हमने कह दिया SNI। बात समझ पा रही है क्या, नोट करेंगे इसको। चलिए, तो ये अगर समझ में आ गया है तो अब जो सेकेंड रिएक्शन जो था, जब SOCl2 के साथ पायरिडीन हमने दिया था, वो बहुत आसानी से हमको समझ में आएगा, ठीक है ना। कैसे, चलिए, तो अगर आपने ये नोट कर लिया तो इसमें ही मैंने थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज क्या करना है देखते हैं, ये मिटा दूं और बस यहां से एक बार फिर से सुनेंगे ध्यान से। ये SOCl2 विथ ईथर है, और ईथर के साथ मतलब और साथ में क्या दिया हुआ, पायरिडीन, साथ में क्या दिया हुआ है, पायरिडीन। अब देखेंगे पायरिडीन का क्या रोल है, देखेंगे पायरिडीन का क्या रोल है।
मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा यहाँ पे। अब ध्यान में रखेंगे इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, है ना, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूं कि अगर आपको SOCl2 रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ये है कि अगर एल्कोहल है, एल्कोहल के साथ में थायमिल क्लोराइड दिया गया, ईथर, जरूरी नहीं कि इसको मेंशन करें, लेकिन अगर साथ में आपको दिया गया है पाइरीडीन, क्या दिया गया है, पाइरीडीन, तब क्या होगा? तो पहले तो चलो वही होगा, पहला स्टेप में क्या होगा, ये एल्कोहल है, एल्कोहल थायमिल क्लोराइड पे अटैक करेगा। जब इस पे अटैक करेगा कुछ इस तरीके से, आप ध्यान रखना, ये जिगजैग तरीके से थोड़ा सा बनाना ना, है ना, जिगजैग तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। तो ये अटैक करने के बाद ये हमको मिल गया इंटरमीडिएट, है ना, ये पहले तो आप ऐसे बना लो, ठीक है, ये इस पे अटैक किया और ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा माइनस। जैसे ही आया अगेन ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, जब इधर शिफ्ट होगा तो ये Cl- बाहर निकलेगा, जब ये Cl- बाहर निकल रहा होगा उसी वक्त यहाँ पर ये ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर रख के H+ को फायर कर देगा। जब ये H+ को फायर करेगा तो आपको क्या मिल गया, देखेंगे आपको मिल गया, यहां से आपको मिल गया HCl मिल गया है, ठीक है ना, और आपको क्या मिल गया है, यहाँ पर साथ में नीचे लिखता हूं मैं, HCl के साथ में क्या मिल गया है, ये मिल गया ROS डबल बॉन्ड O और ये हो गया है Cl, ठीक है ना, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे विजिबल है यहाँ पे, हाँ ओके। चलिए अब देखेंगे, अब आगे क्या होगा सुनिए, सेकेंड स्टेप। अब आपको देखो HCl आसानी से डिसोसिएट नहीं होता, आप जानते हैं एसिलिक एसिड लेकिन ना, तो सुनो, तो अब हम क्या करेंगे, एक बेस दे दिया है हमको, क्या दे दिया है, बेस क्या है, पाइरिडीन। आपको मालूम है पाइरिडीन क्या होता है, ये पाइरिडीन है, ये होता है पाइरिडीन, है ना, ये इस तरह, ये पाइरिडीन है। चलो इसको मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं, ये नाइट्रोजन है लोन पेयर, और ये कुछ ऐसा 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 और ऐसा, ये है पाइरिडीन, ठीक है ना। पाइरिडीन यहां पर ये लोन पेयर क्या है, लोकेलाइज्ड है, ये एक बेस है, ठीक है ना, और HCl एक एसिड है। तो अब हो जाता है यहां पर एसिड बेस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। और एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट। आपको मालूम है ना, ये जो बेस है वो क्या करेगा, इस H+ को ट्रैप कर लेगा। देखो ये आसानी से डिसोसिएट नहीं होता, लेकिन बेस क्या करेगा, वो H+ को खींच लेगा। तो जैसे यहाँ पर ये H+ को ट्रैप करेगा, दोनों यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl लेके बाहर, तो यहाँ पर बनता है सॉल्ट, मतलब पाइरिडीनियम सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा देखना, ये हो जाएगा NH+Cl-। अब देखो, अब यहाँ पर आपको इस मिक्सचर में Cl- मिल गया, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट बना है प्लस और माइनस, मतलब अब इस रिएक्शन मिक्सचर में आपको Cl- मिल रहा है। तो बस यहां पर जो Cl- है ना, अब ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और वो इस पर अटैक करेगा। तो थर्ड स्टेप देखेंगे, ये सेकंड स्टेप हो गया, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में अब मैं इसको वापस लिखने जा रहा हूं, ये हो जाएगा ROS डबल बॉन्ड O और ये Cl है, ठीक है ना। और यहां पर आपको सॉल्ट मिला हुआ था, पाइरिडीनियम सॉल्ट, तो जो पाइरिडीनियम सॉल्ट है इसको अलग से लिख लेता हूं, डिफरेंट कलर की मैंने यहां पर ऐसा सिंपल समझेंगे ना, यहां पर आपको मिल गया पाइरिडीनियम सॉल्ट, ये NH+ और ये Cl- जो है यहां पर मैं ऐसे नोट कर लेता हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मिक्सचर में अवेलेबल है। तो ये जो Cl- जो हमको यहां से मिला है ना, ये जो Cl- यही Cl- अब यहां पर इस R पे अटैक करेगा बैक साइड से। जब ये R पर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये Cl- अगेन बाहर। समझ पा रहे हैं क्या? तो सुने, आप सुनेंगे ध्यान से, तो ये जो Cl है इस R के साथ मिलकर क्या बना लिया, Cl, क्योंकि बैक साइड से अटैक किया है, तो Cl-R आपको मिल गया इन्वर्जन प्रोडक्ट। आपको क्या मिल गया है, इन्वर्जन, ठीक है ना। साथ में मिल गया आपको SO2, क्योंकि इधर शिफ्ट हुआ है और ये बाहर निकल गया है, तो ये मिल गया आपको अगेन SO2, ये ठीक है ना, उड़ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड जो है। और ये जो Cl- है अगेन इस NH+ के साथ में मिलकर बना देगा पाइरिडिनियम सॉल्ट, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अगेन इसका फॉर्मेशन होता रहेगा, मतलब आपको साथ में और क्या मिल गया है, और ये आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता रहेगा, लाइक ऐसा।
मतलब हमने क्या किया, हमने ये क्या किया, हमने पायरिडीन देखे हमने Cl माइनस एक न्यूक्लियोफाइल दे दिया, और जब ये Cl माइनस हमको एक न्यूक्लियोफाइल मिल गया तो ये इस पे बैक अटैक कर सकता है, और जब ये बैक अटैक करेगा तो हमको क्या मिलेगा, इन्वर्जन फॉर्म। तो इसी इन्वर्जन फॉर्म के मिलने की वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि यहां पर क्या हुआ, SN2 रिएक्शन हुआ है। बात समझ पा रहे हैं क्या? तो ये SOCl2 विथ ईथर विथ पाइरिडीन का ये मैकेनिज्म हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है ना, अगर नहीं आ रहा है तो फिर से हम इसको किस तरीके से ध्यान में रखेंगे। देखिए इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो बस इतना ध्यान में रखेंगे क्या कि ROH के साथ अगर SOCl2 दिया हो, ठीक है ना, तो बन जाएगा क्या, RCl। ठीक है, अगर ROH के साथ में SOCl2 विथ पाइरिडीन दिया है तब भी बनेगा RCl। पहले भी बना था RCl, अभी भी, और इसमें भी बना है RCl। मतलब दोनों में प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब बनने वाला प्रोडक्ट वही है, लेकिन ये वाला RCl जो होगा वो रिटेंशन फॉर्म होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, रिटेंशन। ठीक है, और ये वाला RCl जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्जन होगा। समझ पा रहे, बस इतना ही। रिटेंशन होने की वजह से हमने क्या कह दिया, SNI कह दिया है, और इन्वर्जन होने की वजह से हमने क्या कह दिया, SN2। इतना भी आप याद रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछता है, अब क्वेश्चन इसको किस तरीके से बनते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे आपको कोई अल्कोहल दिया है तो उसमें आपको एक कायरल कार्बन नहीं दिया है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको दिया है CH3CH2OH, इसमें आपको SOCl2, अब ठीक है ना, अब आपको कुछ प्रोडक्ट कुछ ऐसा ही देकर रखा है, CH3CH2 बनना तो यही है, ठीक है ना। तो इसमें कोई स्पेसिफिक स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में अगर आपसे नहीं पूछे तो SOCl2 प्लेन दे या पाइरिडीन के साथ दे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या, SOCl2 प्लेन दे या पाइरिडीन के साथ दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना, OH हटाना है और Cl चिपकाना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छा बनाएगा अगर क्वेश्चन को, तो इसमें क्या कर सकता है, इसमें ये कर सकता है कि जो कोई अल्कोहल है ना उसको क्या करेगा, यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पर एक लगा देगा ड्यूटेरियम, और यहाँ पे लगा दिया गया OH, मतलब इस कार्बन को क्या बना देगा, वो कायरल। समझ पा रहे हो क्या। और अब यहां से पूछेगा SOCl2 देखें कि बनने वाले प्रोडक्ट क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मतलब 1 से 2, 2 से 3, तो ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या होता है, रिवर्स द आंसर। आपको फिशर प्रोजेक्शन याद तो है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब रिवर्स द आंसर, और वर्टिकल में होता है तो वो जनरल केस होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल रहा है, 1, 2, 3, तो ये हमको मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है S, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स होकर क्या हो जाएगा, R। तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, R। तो अगर आपको डायरेक्टली ऐसा कोई प्रोडक्ट देकर रखा है, कैसा, ये Cl है, ये CH3, ये H है, ये D है, तो ये तो वैसे भी दिखाई दे रहा है कि ये R है, ये तो वैसे भी दिखाई दे रहा है R है, टिक कर दिया, फटाक आंसर आ गया खटाक से, है ना। लेकिन अगर ऐसा कुछ आंसर देके ही नहीं रखा हुआ है, आपको Cl को, ठीक है ना, इसके जगह पे आपको दे दिया, Cl को ऊपर रख दिया है, Cl को ऊपर रख दिया है, CH3 को नीचे रख दिया है, और ये D को ऐसा, तो आपको एक बार चेक करना होगा ना, अब ध्यान में रखना कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसमें डबल स्विचिंग की है, और डबल स्विचिंग करने से कॉन्फ़िगरेशन सेम मिलता है, पर इतना सब कुछ ध्यान में नहीं रखना, आपको सीधा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, 1 से 2, 2 से 3 अगेन, तो ये फिर से एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब S, लेकिन रिवर्स ये आंसर R। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमको मिला है वो अगेन से R ही मिला है। तो यहाँ पर आपको ये R है, लेकिन ये ऐसे देखने से R समझ में नहीं आ रहा है, आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। बातें समझ में आ रहा है क्या। कई बार एग्जामिनर बेवकूफ बनाता है, मतलब एकेडमिक धोखा क्या कि Cl तो इसी साइड देता है, जैसे ना आपको ये Cl तो इसी साइड देगा, अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो रिटेंशन फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन CH3 ऊपर ना देके CH3 नीचे दे देता है। अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे ना, आपको इसका क्या मिलेगा, इन्वर्जन मिलेगा।
तो हम लोग हड़बड़ी में ना इसको टिक कर देते हैं कि जहां से OH निकला वहां से Cl चिपका है, तो यही आंसर है। लेकिन नहीं, ये आंसर नहीं, ये तो इन्वर्जन है। ठीक है, और हमको क्या मिलता है? रिटेंशन। तो ऐसे ही हमको बेवकूफ बनाता है एग्जामिनर, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एस कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3। तो 1 2 3 ये आर, और आर का रिवर्स हो जाएगा एस। तो ये इसका प्रोडक्ट नहीं है। ये प्रोडक्ट कब होगा? ये प्रोडक्ट कब होगा? जब SOCl2 विथ पायरिडीन दिया जाएगा। चलो, यही सेम क्वेश्चन है। ये CH3, ये H, ये D, और ये यहाँ पे है OH। और अगर अब आपको SOCl2 विथ क्या दिया है? पायरिडीन। देखो ईथर है ना, मेंशन जरूरी नहीं कि वो करे, ठीक है, उसकी इच्छा है तो करेगा, उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं करेगा। तो अब अगर SOCl2 के साथ पायरिडीन दिया है ना, तो ये वाला जो आंसर है इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर R है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन को क्या मिलेगा? S। ठीक है ना, तो यहां पर ये SN2 है, जबकि यहां पर क्या है? SNI। सबको समझ में आ रहा है? बहुत सा सिंपल है। अगर हमने अभी जो देखा है, हमने एल्कोहल के साथ में जो SN2 रिएक्शन वो HX है, तो HX के साथ में जो एल्कोहल है वो जनरली SN1 देता है, लेकिन आपको मालूम है 4 कार्बन तक के जो एल्कोहल है वो HX के साथ में क्या देता है? SN2 रिएक्शन देते हैं। दूसरा मैंने बताया PX3, ये SN2 देता है। PX5 ये भी SN2 देता है। हमको क्या करना? OH निकालना है, X चिपकाना है। OH निकालना है, यहां से भी X चिपकाना है। हालांकि आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो बाय प्रोडक्ट होता है वो H3PO3 मिलता है, जबकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या मिलता है? POX3, फास्फोरिल हैलाइड, और साथ में HX। ठीक है, और नेक्स्ट हमने देखा SOCl2 अगर ये प्लेन दे तो क्या होगा? SNI रिएक्शन होगा, एल्काइल हाइड बनेगा। और अगर आपको SOCl2 विथ पायरिडीन दे तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा और इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। तो प्लीज इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो क्वेश्चन आपको खुद पहचानना होगा, है ना, कि अगर कोई बेस, पायरिडीन एक बेस है, अगर बेस नहीं दिया गया होगा तो इंटरनल जो Cl है वही एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करके उस पर अटैक करेगा, तो रिटेंशन फॉर्म बनेगा। और अगर आपको बेस दिया गया है पायरिडीन, इसके अलावा आपको ना एमाइन भी दे सकते हैं ना, प्राइमरी एमाइन या सेकेंडरी एमाइन। जरूरी नहीं कि पायरिडीन ही दे, ठीक है ना, पायरिडीन यूज करते हैं, लेकिन इसके जगह कोई दूसरा बेस भी यूज कर सकता है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस जो है, तो कोई दूसरा बेस दे तब भी वो यही रिएक्शन होगा। तो अगर बेस देगा तो HCl डिसोसिएट हो जाएगा और हमको Cl माइनस मिल जाएगा। और अगर बेस नहीं दिया होगा ना तो HCl डिसोसिएट नहीं होगा, और HCl डिसोसिएट नहीं होगा तो Cl माइनस हमको नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, तो इंटरनल जो Cl माइनस जो है, इंटरनल क्लोराइड जो है वो अटैक करता है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन आपको खुद को पहचानना आना चाहिए। तो ये SN2 रिएक्शन। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ईथर। हमने जब SN1 रिएक्शन हम लोग जब पढ़ रहे थे ना, SN1 रिएक्शन, तब मैंने कहा था कि ईथर में SN1 और SN2 दोनों ही रिएक्शन होते हैं, और इसको हम लोग SN2 रिएक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे उस वक्त इसको बेहतर तरीके से और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ईथर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो हेडिंग डाल लेंगे रिएक्शन ऑफ ईथर, ठीक है ना, विथ HX। बेटा हमने याद करो, हमने एक बात करी थी कि ईथर जो होता है ना वो लीस्ट रिएक्टिव है। ईथर जो होता है ना लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है ना। एल्केन भी लीस्ट रिएक्टिव होता है, उसकी भी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। आपको पता है कि एल्केन को पैराफिन्स के नाम से जाना जाता है। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, लेस रिएक्टिव। जो लेस रिएक्टिव है उसको हम लोग बोलते हैं पैराफिन्स। तो एल्केन के लिए हमने उसको नाम दिया था पैराफिन्स। ईथर भी बहुत ज्यादा बहुत कम रिएक्टिव होता है ना, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। एल्केन और ईथर को पहचानने का तरीका क्या पता है? पहचानने का ये तरीका कि एल्केन इतना ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है कि ना तो उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, ना रिडक्शन, ना वो एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है, ना बेसिक मीडियम में, ना ही न्यूट्रल मीडियम में। लेकिन ईथर जो है ना, ईथर भी लीस्ट रिएक्टिव है, ना इसका ऑक्सीडेशन होता है, ना इसका रिडक्शन होता है, ना ये बेसिक मीडियम में रिएक्ट करता है, ना न्यूट्रल मीडियम में। ये सिर्फ और सिर्फ कब रिएक्ट करता है? एसिडिक मीडियम में। मतलब ईथर एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर, स्ट्रॉन्ग एसिड में भी कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड। ईथर स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कर लेता है, लेकिन एल्केन नहीं करता। एल्केन के लिए उसको कहीं ना कहीं
टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर या डायरेक्ट सनलाइट जब तक नहीं देगा वो आगे रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन ईथर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो यही एक डिफरेंशिएट करता है ईथर और एल्केन में। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं ईथर में, ईथर का HX के साथ में रिएक्शन। चलिए, तो कोई ईथर है ROR, इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग HX के साथ में HX। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये जो HX है ना, ये या तो HI हो या फिर क्या हो HBr, तभी ये, ठीक है ना, ईथर के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, HF या HCl नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होता है, ये तो वैसे भी नहीं होता, और जो HCl है ये भी आसानी से डिसोसिएट नहीं होता, तो ये नहीं होना चाहिए, ना HF ना HCl। समझ में आ रहा है क्या क्या होना चाहिए, HI या HBr, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है ना, लिख सकते हैं HF एंड HCl डू नॉट रिएक्ट विथ ईथर। ठीक है, चलो तो अब ध्यान से सुनेंगे क्या कि ये HX के साथ जब हम लोग ईथर का रिएक्शन कराते हैं तो ये SN1 का पाथवे लेगा या SN2 का पाथवे लेगा। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग कैसे समझें, सुने। अगर ईथर है ना, ध्यान सुनेंगे ROR, तो इस ईथर में जो ऑक्सीजन है इसके दोनों साइड के जो एल्काइल ग्रुप है, दोनों साइड के क्या एल्काइल ग्रुप, इनमें से कोई भी एक अगर 3 डिग्री है, कोई भी एक 3 डिग्री है, ठीक है ना, जैसे अगर मैं इसमें कह दूं कि ये 3 डिग्री है, कोई भी एक 3 डिग्री होना चाहिए, चाहे ये प्राइमरी भी हो सकता है, ये वाला प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है, कोई भी, समझ पा रहे हैं, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी या ये भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अगर इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्काइल ग्रुप में अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल गया, ठीक है ना, तो ये जो रिएक्शन का जो पाथवे है ना वो क्या जाएगा, SN1 जाएगा। कोई भी एक 3 डिग्री निकलना चाहिए, चाहे ये, ठीक है ना। अगर ये वाला प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ये भी क्या प्राइमरी है या सेकेंडरी है, मतलब इनमें से कोई भी 3 डिग्री नहीं है, तो ये जो होगा ना SN2 का पाथवे लेगा। एक बार फिर से ध्यान सुनेंगे कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्काइल ग्रुप में से कोई भी एल्काइल ग्रुप का 3 डिग्री होना आवश्यक है SN1 के लिए। अगर कोई भी एक 3 डिग्री है, कोई भी एक 3 डिग्री, कम से कम कोई भी एक 3 डिग्री अगर है, तो ये जो है ना SN1 पाथवे लेगा, और अगर 3 डिग्री नहीं है तो ये जो होगा वो SN2 पाथवे लेगा। 3 डिग्री होने का मतलब है स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, तो 3 डिग्री या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के जैसा कोई स्टेबल, मतलब रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटाइन भी अगर आपको मिलता है, 3 डिग्री नहीं है लेकिन रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटाइन के जैसा मिलता है, तो तब भी वो SN1 पाथवे लेगा। ठीक है ना, तो उसको क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे। फिलहाल मैं कहता हूं कि इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्बन अगर 3 डिग्री है, डायरेक्टली ध्यान रखना ना, कोई कार्बन चाहे ये अगर 3 डिग्री है तो वो SN1 का पाथवे लेगा, अगर 3 डिग्री नहीं है तो वो SN2 का पाथवे लेगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, समझिए। जैसे अगर मैंने ले लिया एक 3 डिग्री, ये ऐसा, ये है O और ये कार्बन, और इसको मैंने HI के साथ ट्रीट कर दिया। HI विथ, साथ में ध्यान रखना ये हीट होता है ना, ऐसे मेंशन नहीं करता लेकिन ऐसा हीट दिया जाता है। ठीक है, चलो, तो अब आप सोचें क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस और I माइनस में। ठीक है ना, यहां पर ये इस तरीके से दे दो, ठीक है, ये H प्लस और I माइनस में। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है ये तो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना, और यहां पर ईथर के पास क्या है, लोन पेयर है, मतलब एक बेस के जैसा रिएक्ट करेगा, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, मतलब यहां पर ये क्या करेगा, इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। जब प्रोटोनेशन होगा तो क्या बनेगा,
वही कहानी पहले की जैसी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ये O जो है लोन पेयर वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और H प्लस को एक्सेप्ट करके बना लेगा OH प्लस। बातें सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, अभी यहां से कहानी शुरू होती है। कहानी यहां से शुरू होती है क्या कि देखेंगे ना, ऑक्सीजन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज। अगर आप सोचेंगे तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, एक तो ऑलरेडी यही कि इसी इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर लेगा, H प्लस फायर करेगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। तो इसके अलावा भी और कोई प्रोबेबिलिटी किसी बॉन्ड के टूटने की, इसकी ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है। तो प्लीज अब इसके बारे में भूल जाए, अब इस बॉन्ड को नहीं तोड़ना। अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा और हमको कहना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन रिएक्शन तो हो रहा है। कहने का मतलब है कि इसके अलावा भी कोई प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये या ये इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड अगेन टूट रहा होगा। तो मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड टूटेगा। ध्यान सुनेंगे, जो भी बॉन्ड टूटेगा मतलब या ये, अगर ये बॉन्ड टूटेगा मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने ऊपर रखेगा, या ये बॉन्ड टूटेगा तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ऊपर अपने ऊपर रखेगा। तो प्लीज यू सजेस्ट कि इन दोनों बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, या ऑक्सीजन कौन से बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर लेना पसंद करेगा। चलिए इसको मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूं। दूसरे तरीके से क्या, कि जिस भी बॉन्ड को ऑक्सीजन, ठीक है ना, खींचेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर लेगा तो उस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर ऑक्सीजन अपने ऊपर लेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर लेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो अब सुनेंगे, मुझे बताएं कि कौन सा कार्बन, इन दोनों कार्बन में से कौन सा कार्बन मोर कैपेबल है पॉजिटिव चार्ज को रखने की। कौन सा कार्बन, ये वाला कार्बन मोर कैपेबल है या ये वाला कार्बन मोर कैपेबल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन हो जाएगा, और स्टेबल कार्बोकेटाइन हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज ये एकोमोडेट करना चाहेगा, ये नहीं। तो ध्यान में रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाता है, अब तुरंत ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कार्बन कैपेबल है पॉजिटिव चार्ज को रखने के, ठीक है ना, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, इसके ऊपर आ जाता है, और जब इसके ऊपर आ जाता है तो यहां पर बनता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये एक लाइक ऐसा, ये पॉजिटिव चार्ज, और साथ में ये बन जाता है COH। बातें समझ में आ रही है इतनी। आप लोग हाइड्रोजन लगा लेना, ठीक है ना, जैसे ये हाइड्रोजन आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं आप लोग, है ना। बस अब इसके बाद फिर जब जो I माइनस है, अब यहां पर, ठीक है, तो ये वाला जो स्टेप है ना, ये स्लो स्टेप होता है। ये क्या होता है, ये स्लो स्टेप होता है। अब I माइनस जो होता है वो फास्ट स्टेप में आता है, और फास्ट स्टेप में आता है तो ये फ्रंट से भी इस पे अटैक करेगा और बैक साइड से भी अटैक करेगा। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों मिलते हैं, और ये मिलता है I, और साथ में आपको क्या मिल गया, इसको अगेन, इसी को मैं अगेन यहाँ पर लिख देता हूं, क्या मिल गया आपको, CH3OH। यहाँ पर भी इसको CH3 तो ये आपको यहां से प्रोडक्ट मिल गया है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, ओवरऑल हमने ये देखा, इसको मैं मिटा रहा हूं ना, अगर इस क्वेश्चन लिख रहा हूं, ओवरऑल हमने ये देखा, ये क्वेश्चन अगर मैं इसको क्वेश्चन दे दूं और ये क्वेश्चन का पूरा मैकेनिज्म है, तो ओवरऑल हमने ये देखा, ट्रिकी आप लोग समझेंगे ना, ठीक है ना, क्या कि ये ईथर है, तो ईथर में से, ईथर से जुड़ा हुआ कोई एक कार्बन, चाहे ये क्या 3 डिग्री के जैसा है क्या, ये 3 डिग्री है क्या, ठीक है ना। तो अगर वो 3 डिग्री है तो वो पॉजिटिव चार्ज को रखने के लायक है, और अगर वो पॉजिटिव चार्ज को रखने के लायक है तो वो SN1 होगा। तो SN1 होगा तो क्या होगा, वो जो 3 डिग्री कार्बन है ना, वो हेलोजन मतलब HX के हेलोजन वाले पार्ट से जुड़ेगा। मतलब ये HX है ना, ये HX है ना, तो जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, जो मतलब जो पॉजिटिव चार्ज रखने के लायक है, वो X को रखेगा, और जो ऑक्सीजन है, मतलब बॉन्ड जहां से टूट जाएगा तो ऑक्सीजन है वो क्या रखेगा, H। तो मतलब ये वाला पार्ट जो है वो X को रख लेगा, मतलब बॉन्ड यहां से टूटेगा तो X इसको देंगे, H इसको देंगे, तो फाइनली जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3C, CH3, ये बन जाएगा X, और H यहां पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साथ में प्लस CH3OH। मतलब आपको बस इतना करना है कि बॉन्ड तोड़ना है,
आपको ये पता लगाना है कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा या ये वाला बॉन्ड टूटेगा। समझ पा रहे हैं क्या? अगर आपको पता लग गया कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन को X दे दो, ऑक्सीजन को H चिपका दो, मतलब HX में X इसको दे दो, H इसको दे दो। ठीक है ना? तो पहला ट्रिक मैंने क्या बोला, SN1 कैसे पता लगाओगे कि आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ कौन सा, कार्बन 3 डिग्री है। अगर ये 3 डिग्री है तो ये SN1 का रूप लेगा। तो SN1 का रूप लेगा तो बॉन्ड यहां से टूटेगा, X इसको H इसको। ठीक है, चलिए अगर इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्बन 3 डिग्री नहीं होता तब क्या होता, ये आपको समझ में आ रहा है ना? तो एक बार अच्छे समझेंगे, हम इसको क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को और मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया SN1 रिएक्शन, इसमें मिटा दो इसको। अब अगर क्या, क्वेश्चन नंबर 2, ये CH3 CH2O CH3 और इसका रिएक्शन दिया है किसके साथ, HI के साथ में। मतलब अब आपको ऐसा ईथर दिया गया है जिसमें जो ऑक्सीजन है वो किसी भी 3 डिग्री कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब कोई भी कार्बन जो है वो 3 डिग्री नहीं है, ना राइट साइड वाला ना लेफ्ट साइड वाला। तो आप समझेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो ये जो HI है आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, HI। तो चलिए मैं फिर से क्या कहना चाहूँ, सुनेंगे। ये जो ऑक्सीजन है ये एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इधर भी एल्काइल इधर भी एल्काइल, और इनमें से कोई भी एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है वो 3 डिग्री नहीं है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर कहीं से भी बॉन्ड टूटे, चाहे ये वाला बॉन्ड टूटे चाहे ये वाला बॉन्ड टूटे, इन दोनों में से कोई भी कार्बन पॉजिटिव चार्ज को एकोमोडेट करने के लायक नहीं है। 3 डिग्री होता तो वो एकोमोडेट कर सकता था, ये 3 डिग्री के जैसा ही स्टेबल होता तो वो एकोमोडेट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे 3 डिग्री नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज रखने के लायक इन दोनों में से कोई भी कार्बन नहीं है। तब यहाँ पे क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो पहले तो मैकेनिज्म देखते हैं, ध्यान सुनिए। पहले इसका मैकेनिज्म में क्या होगा, चलो मैकेनिज्म क्या होगा, ये हो जाएगा CH3 CH2O CH3, ये HI है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस और I माइनस देगा ये। ठीक है ना? तो पहले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो बेस है, प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन एसिड बेस रिएक्शन है, ऑलरेडी ये फास्ट स्टेप है, एसिड बेस रिएक्शन है ना, फास्ट स्टेप है। ठीक है ना? तो या इसको प्रोटोनेशन बोल सकते हो आप लोग, प्रोटोनेशन कहना ज्यादा सही है यहां पर अभी। ठीक है ना? तो ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2OH प्लस और ये CH3। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों कार्बन में से कोई भी कार्बन पॉजिटिव चार्ज को रखने के लायक नहीं है। कौन रख सकता है, जो उसको रखने के बाद स्टेबल हो, कुछ तो स्टेबल हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? तो इन दोनों कार्बन में से कोई भी कार्बन पॉजिटिव चार्ज को नहीं रख पा रहा है। तब अब क्या होगा, तब यहां पर I माइनस, ठीक है, ये बॉन्ड टूटे उससे पहले ही, ठीक है, तुरंत क्या हो जाएगा, I माइनस जो है ना, ये I माइनस जो है ना, वो इस पे या इस पे किसी एक कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है ना? यहां पर आएगा I माइनस। ठीक है ना? मतलब यहां से शुरू होगा रिएक्शन। ये तो प्रोटोनेशन तो वैसे ही फास्ट स्टेप था, प्रोटोनेशन हो गया। तो ये I माइनस जो है अब वो डिसाइड करेगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बॉन्ड टूटे, अगर ये बॉन्ड टूटता तो पहला स्टेप होता, देन I माइनस अटैक करता तो दूसरा स्टेप होता। समझ पा रहे हो क्या? लेकिन यहां पर तो क्या होगा, क्योंकि बॉन्ड कोई भी कार्बन पॉजिटिव चार्ज रखने के लायक नहीं है, तो ये I माइनस जो होगा, अभी जो I माइनस है ना, वो इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पर तुरंत फास्ट अटैक करना ज्यादा बेहतर समझेगा, क्योंकि यहां पर बॉन्ड तो टूट पा नहीं रहे, है ना? तो सुने, तो I माइनस कहां पर अटैक करेगा, तो I माइनस उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर क्राउडिंग कम होगी या स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। मुझे बताएं, इस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है कि इस कार्बन पर? ऑब्वियस सी बात है, इस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो I माइनस कहां पर आसानी से अटैक कर सकता है, जहां पर स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, तो I माइनस वहां पर अटैक करता है जहां पर क्राउडिंग कम होती है। तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना? तो जहां पर क्राउडिंग कम होगी, I माइनस यहां पर अटैक करेगा। जब यहां पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर। बातें समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो जब यहां पर बनेगा, जब तो यहां पर बनेगा मिथाइल आयोडाइड, मतलब ये वाला बॉन्ड तोड़ देना, तो ये हो जाएगा CH3I हो जाएगा, और
जब ये इसके ऊपर आ गया तो फाइनली ये बन गया एल्कोहल CH3CH2OH। सिंगल स्टेप में यहां से पूरा हो गया। SN2 रिएक्शन है ये। मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या? मतलब आपको ये ईथर देख के आपको समझ में आया कि ऑक्सीजन जुड़े हुए कोई भी कार्बन 3 डिग्री नहीं है। तो 3 डिग्री नहीं है ना, तो HI में से I मतलब या HX में से X किधर चिपकेगा? जिधर क्राउडिंग कम होगी, मतलब ऐसा। तो H किधर चिपकेगा? इधर ऑक्सीजन के साइड। X मिथाइल में जुड़ेगा, मतलब I मिथाइल में जुड़ेगा और H यहां पर। बातें समझ में आ रही है क्या? तो कोई भी 3 डिग्री या 3 डिग्री के जैसा नहीं है तो वो SN2 होगा, ठीक है ना। और अगर कोई 3 डिग्री है या 3 डिग्री के जैसा है, 3 डिग्री के जैसा का क्या मतलब है समझते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इसका पाथवे पहले तो बताएंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, और जैसे प्रोडक्ट आप बता देते हैं आपको ये भी समझ में आ जाएगा इसका पाथवे क्या है। मुझे बताया ऑक्सीजन के इधर भी एल्काइल ग्रुप, इधर भी, ठीक है ना। मुझे एक बात बताएं, अगर यहां से ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर बनने वाला पॉजिटिव चार्ज क्या स्टेबल है? स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबल है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस स्टेबल है ना, मतलब वो 3 डिग्री के जैसा है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि जहां पे भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो उसको 3 डिग्री के जैसा हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, तो यहां पर क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, तो जब भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो SN1 पाथ लेगा। और अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन पा रहा है ऑक्सीजन की दोनों साइड किसी भी कार्बन पर, तो वो SN2 का पाथ लेगा। समझ पा रहे हैं हिंट? ठीक है ना। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तो SN1 पाथवे लेगा, अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनता तो SN2 पाथवे लेगा। तो SN2 पाथवे में क्या होगा, वहां पर I- या हेलोजन को उस कार्बन पर चिपकाना है, या उस कार्बन पे वो अटैक करेगा जहां पे क्राउडिंग कम होगी। समझ पा रहे हैं क्या? चलिए, जैसे कि अभी यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर ये अगर ये बॉन्ड टूटा तो यहां पर जो बनने वाला प्लस चार्ज होगा वो स्टेबल होगा, तो सीधा यहीं पे तोड़ेंगे बॉन्ड और I इधर देंगे, H इधर देंगे, तो बनने वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ये कुछ ऐसा 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 ऐसा, ये हो जाएगा CH2I और साथ में बन जाएगा CH3OH। ये SN1 का रूप लिया हुआ है, SN1। समझ पा रहे हैं क्या? यहां पर देखिए ऑक्सीजन दोनों साइड एल्काइल ग्रुप, ये भी है। क्या कोई भी 3 डिग्री है क्या? नहीं, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। ये सेकेंडरी है, ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। सेकेंडरी है तो सेकेंडरी है तो क्या ये SN1 होगा क्या? नहीं होगा, ये SN2 होगा। तो ये SN2 होगा और SN2 में हम देखेंगे कि I कहां चिपकेगा? I वहां चिपकेगा जहां पर क्राउडिंग कम होगी, मतलब मिथाइल के साइड में, और H वहां पर। चिपकने से मतलब समझे ना, I इसमें अटैक किया है, ठीक है ना। तो I इस कार्बन या इस कार्बन में से कौन से कार्बन पर अटैक करना पसंद करेगा? जहां पे क्राउडिंग कम है। तो क्राउडिंग कम है तो उसके साथ चिपका लें, ये बन जाएगा CH3 मतलब कौन सा आयोडाइड बन रहा है और कौन सा अल्कोहल बन रहा है इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो ये जो बन गया है ये है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ईथर का ये रिएक्शन ना। एक ही रिएक्शन है वैसे ईथर का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान में रखेंगे कि अगर आपको ना HI एक्सेस में दे दिया, अगर आपको HI एक्सेस दे दिया, ठीक है ना, एक स्पेशल पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट क्या, कि अगर जैसे ये ROR है ना, ROR है और HI को आपको दे दिया है एक्सेस में, किसमें दे दिया है? एक्सेस में। तो एक्सेस में दिया है ना, तो आंख बंद करके क्या करना, देखो कोई भी एक, अब अभी देखो इसमें से कोई भी एक तोड़ दो, ये तोड़ा तो इधर आ जाएगा I, इधर आ जाएगा H, तो ये बन गया RI प्लस बन गया ROH। तो क्योंकि ये जो है HI एक्सेस में है तो वो एल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करेगा, ये इसके साथ भी रिएक्ट करेगा और इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो अगेन ये RI बनाएगा, इसको R इसको R' बोल दो, तो ये RI बन गया और R'OH, तो R'OH HI के साथ रिएक्ट करेगा तो अगेन RI बनेगा। मतलब क्या हुआ, फाइनली अगर हम लोग देखेंगे तो रिजल्ट क्या आया है? रिजल्ट ये आया है कि अगर आपको एक्सेस में दिया है ना, अगर आपको एक्सेस में दिया है तो चाहे कुछ भी हो, है ना, इधर रेजोनेंस स्टेबल हो या कुछ भी हो, आप दोनों साइड बॉन्ड तोड़ देना। पहले एक बॉन्ड तोड़ना, सुनो, एक बॉन्ड तोड़ना IH, ठीक है ना, देन इसको भी तोड़ देना, इसको देना I, इसको देना H, तो फाइनली H2O निकल गया।
ये आप लोग को H2O मिल गया और साथ में दोनों क्या इधर ये R डैश है तो यहाँ पे R I भी मिल गया और R डैश I भी मिल गया। तो ये ध्यान रखना कि दोनों ही R आयोडाइड के साथ मिलके एल्काइल आयोडाइड बना देंगे। ठीक है ना। तो ये SN2 का रिएक्शन है ईथर में। हमने ईथर में SN1 भी देखा है और SN2 भी देखा है, तो प्लीज इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये ईथर में हमने केमिकल रिएक्शन देखा। एक ना साइक्लिक ईथर में भी क्वेश्चन पूछता है, साइक्लिक ईथर का भी। तो साइक्लिक ईथर में अगर जैसे ईथर 3 मेंबर का होता है ना, तो वो भी रिएक्टिव है। देखेंगे थोड़ा सा इस बारे में सुनेंगे। 3 मेंबर की जैसे कोई साइक्लिक ईथर है तो उसमें एंगल स्ट्रेन भी होगा। एंगल स्ट्रेन होगा तो वो रिएक्टिव होगा। तो एसिडिक मीडियम में तो वो ऐसे भी रिएक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि ईथर जो होता है वो एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई साइक्लिक ईथर है 3 मेंबर का, तो वो बेसिक मीडियम में भी रिएक्ट करता है। ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो चलो एक बार देख लें। रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड, साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड कहते हैं ना, ध्यान रखेंगे। तो रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड सिंपल सा है, छोटा सा, इसलिए इसको हम लोग देख लेते हैं ना, क्या पता कभी पूछ दिया तो। और आप लोग को जब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं ना तो ये मिलता है। साइक्लिक ईथर, इपॉक्साइड क्या है? साइक्लिक ईथर। ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखेंगे ये बेसिक मीडियम में भी देखो, जैसे 3 मेंबर का कोई ईथर है ना, लाइक ऐसा एक कार्बन है, 2 कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा ये ऑक्सीजन, 3 मेंबर का है। तो यहाँ पे 3 मेंबर का है, तो यहाँ पे कोई एंगल है, एंगल 60 डिग्री का लगभग होता है, समझ पाए। तो इसमें एंगल स्ट्रेन होता है, तो एंगल स्ट्रेन होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है। तो चलिए, तो ये बेसिक मीडियम में भी रिएक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग बेस अगर दिया हुआ है इन बेसिक मीडियम, तो जब बेसिक मीडियम होता है ना, तो यहाँ पर रिएक्शन का जो पाथवे होता है वो SN2 होता है। रिएक्शन का जो पाथवे है वो होता है SN2। और अगर एसिडिक मीडियम है, इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में ना इसका जो पाथवे वो SN1 के जैसा है। SN1 के जैसा। SN1 के जैसा का मतलब क्या है, मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। एग्जैक्ट SN1 नहीं है, SN1 के जैसा है, तो ये आपको समझ में आएगा फिलहाल। ठीक है ना। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा है नहीं। तो पहले मैं नंबर 1 इन बेसिक मीडियम के बारे में बात करता हूं। अगर बेसिक मीडियम है तो क्या होगा, चलिए। जैसे कि कोई ईथर है, ये ले लिया मैंने, एक ईथर है ना, साइक्लिक ईथर। ये 1 कार्बन 2 कार्बन, इसमें एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, लाइक ऐसा। इसका नेमिंग कैसे करते हैं ना, इसकी नेमिंग कैसे करते हैं आपको आई थिंक पता होगा। ठीक है ना। यहां पे जैसे 3 कार्बन है, CH3 CH2 और ये O है, लाइक ऐसा। तो ये 1 2 3 ये नंबरिंग हो गया पेरेंट कार्बन चेन के साथ में। तो ये क्या है, जब साइक्लिक ईथर है तो इसको बोलते हैं इपॉक्साइड। ठीक है ना। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऑक्सीजन है वो कौन कौन से कार्बन जुड़ा हुआ है, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है ना। तो 1 2 इपॉक्सी क्या 3 कार्बन है ना, इपॉक्सी प्रोपेन। तो यहां पे ईथर जो होता है वो एज ए प्रीफिक्स हम लोग इसको नोट करते हैं। तो ईथर जो है तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे इपॉक्सी। क्या यूज करेंगे, इपॉक्सी। ठीक है, क्या प्रीफिक्स। और वो कौन कौन से कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये नंबर 1 और नंबर 2, तो हम लोग लिखेंगे 1 2 इपॉक्सी। टोटल कार्बन कितने हैं, 3। अगर यहां पर ये कुछ ऐसा होता, सपोज CH2 और ये O है, लाइक ऐसा। इसको ऐसा आप बनाओ तो ज्यादा बेहतर है, ऐसा है ना। तो आप इसमें पहले पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन का होता है, 1 2 3। तब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन, है ना। ये हो जाता है 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन। मतलब 3 कार्बन है टोटल, और इस 3 कार्बन में और जो ऑक्सीजन है वो कौन कौन से पे जुड़ा हुआ है, 1 और 3 पे, लाइक ऐसा। समझ पा रहे हैं क्या।
तो इस तरीके से, तो इसको बोला जाता है इपॉक्साइड, है ना। तो सुनिए, तो यहां पर दिया हुआ है आपको बेसिक मीडियम दिया हुआ है, तो बेसिक मीडियम है लाइक जैसे आपको दिया हुआ है CH3O-, ठीक है, K+ जो भी है ना, RO-K+। तो स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर ये होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ये दोनों, ये बॉन्ड या ये बॉन्ड किसी एक बॉन्ड को अपने ऊपर लेगा, ठीक है ना। और जब दोनों बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड को अपने ऊपर लेगा तो उस कार्बन पे चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो, क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सुने मेरी बात, तो यहां पर जो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो जहां ऑक्सीजन जिस भी कार्बन जुड़ा हुआ है, चाहे यहाँ पे एंगल स्ट्रेन दोनों पर ही, इस पे भी एंगल स्ट्रेन, यहाँ पे भी एंगल स्ट्रेन है, ठीक है ना। तो ये जो बेस है वो इन दोनों कार्बन में से उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पे क्राउडिंग क्या होगी, कम होगी। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पर बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है ना। और बैक साइड से अटैक करके आगे रिएक्शन कंप्लीट करेगा। तो मुझे एक बात बताएंगे, कौन से कार्बन पे क्राउडिंग ज्यादा है, इस कार्बन पे क्राउडिंग ज्यादा है, तो ये कहां पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा बैक साइड से, ठीक है। और एक स्टेप पे पूरा हो जाएगा तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना बाद में आपको मतलब हाइड्रोलिसिस भी करके देता है ना, ठीक है ना। जैसे नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 आपको हाइड्रोलिसिस करके देगा H3O+ लाइक ऐसा, समझ पा रहे हैं ना। जैसा कि इसको मेंशन नहीं करता, तो आप मतलब अंडरस्टूड रखेंगे कि बाद में आपको हाइड्रोलिसिस करा देना है। तो चलिए, पहले तो यहाँ पर ये इस पे अटैक किया, तो जब ये अटैक करेगा तो ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, इसको यहाँ पे ना करके मैं अलग से करता हूं ना, ठीक है। ये तो रिएक्शन है, तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो तो फिलहाल कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ये OH और ये है OCH3 लाइक ऐसा। यहाँ पे मिथाइल लिखना चाहे लिख सकते हैं लाइक ऐसा है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ये है ये यहां से ये CH3O- जो होगा इस कार्बन पर अटैक करेगा बैक साइड से, ठीक है ना। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, तो जब इसके ऊपर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये है CH3, ये हो जाएगा O- और ये हो जाएगा इस कार्बन पे OCH3। आगे जब हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा इसमें CH3O+, ठीक है ना, तो यहां से ये H+ ले लेगा, और जब H+ लेगा तो ये फाइनली जो बन जाएगा वो बन जाएगा CH3, ठीक है ना, CHOH CH2OCH3, ठीक है ना, लाइक ऐसा, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। तो बेसिक मीडियम में ये प्रोडक्ट मिला। अगर इसी को एसिडिक मीडियम में देता तो क्या होता, सुनेंगे। बातें समझ में आ रही है कि कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि जो OH है ना वो कहां पे बनेगा, इस कार्बन पर OH जुड़ेगा कि इस कार्बन पर OH जुड़ेगा, मतलब कहां पे बॉन्ड टूटता है, ये इंपॉर्टेंट, बस मैं उसी को समझाना चाह रहा हूं। तो अगर इसी को एसिडिक मीडियम में दिया होता, इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में ना कुछ नहीं है, इन एसिडिक मीडियम बहुत आसान है, मतलब सीधा आपको हाइड्रोलिसिस करके दे दिया है एसिडिक मीडियम में ही, तो समझेंगे ना, SNI के जैसा होगा ये, ठीक है। तो आपको दे दिया है H+ विथ H2O लाइक ऐसा, ये H3O+ डायरेक्टली H3O+ देकर रखा हुआ, मतलब H+ आपको प्रोवाइड करके रखा हुआ है, डाइल्यूट H2SO4 दे दिया लाइक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ रहा है कि क्या होगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये समझ में मैकेनिज्म देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो हो जाएगा प्रोटोनेशन, क्योंकि ये यहाँ पे लोन पेयर है ना, तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा। अब आपको सब चीजें खुद ब खुद समझ में आ रही होंगी कि रिएक्शन में किस तरीके से जाने वाला है ना। तो यहां पर आपको मिल गया है H+, और H+ है तो सबसे पहले हो जाएगा प्रोटोनेशन, और जब ये प्रोटोनेशन होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 और ये हो जाएगा OH+, समझ पा रहे हैं क्या। और इसके बाद फिर अब यहां पे ये हो गया ना, अब आएगा ये वाटर। अब ये एक न्यूक्लियोफाइल, ये जो सॉल्वेंट मतलब वाटर जो है ना, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे काम करेगा, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन दोनों में से कोई एक कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो फिर से यहाँ पे ये कहानी ये है कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा,
ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो एक बात ध्यान में रखना है यहाँ पे कि यहाँ पर ये 2 स्टेप में पूरा नहीं होता, ये सिंगल स्टेप में पूरा होता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद प्लस चार्ज बनेगा, फिर ये वाटर अटैक करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ होती है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करता है और उसी वक्त बॉन्ड टूटता है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन भी है यहाँ पे। देखो एक तो एंगल स्ट्रेन है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज है। तो सुनेंगे मेरी बात, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना, कि ये न्यूक्लियो, आप ये देखें कि ये दोनों के दोनों कार्बन जो है ना, ये 3 डिग्री तो कोई है नहीं ना, ये 3 डिग्री है ना ये 3 डिग्री है, मतलब बॉन्ड टूटने के बाद कोई भी 3 डिग्री बन नहीं रहा है। तो आप ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा कार्बन पॉजिटिव चार्ज को रखने के लिए ज्यादा केपेबल है। केपेबल तो कोई नहीं है, केपेबल तो कोई नहीं है ना, दोनों में से कोई लायक नहीं है पॉजिटिव चार्ज को रखने के। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कौन ज्यादा लायक है पॉजिटिव चार्ज रखने के, तो कौन, 2 डिग्री वाला। तो बस वही पे ध्यान रखना कि जो वाटर है ना, उसको उस कार्बन पर अटैक कराना जहां पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा स्टेबल बन सकता होगा। बात समझ पा रहे हैं क्या? मतलब लेस क्राउडेड कार्बन पर अटैक यहाँ पे नहीं कराना है, ठीक है, मोर क्राउडेड कार्बन पर अटैक करा देना, क्योंकि वहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज बन रहा होता तो वहां पे ज्यादा स्टेबल बन रहा होता। तो ये जो वाटर है ना, वो इस कार्बन पर बैक साइड से, यहाँ पर भी वो बैक साइड से अटैक करता है, और बैक साइड से अटैक करता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे ना, अभी ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब ये इसमें अटैक करेगा, तो ये अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये CH3 ये हो जाएगा, है ना ये हो जाएगा OH, टू प्लस, और है ना ये हो गया, और ये ऐसा हो गया, ये OH। फाइनली आगे चल के यहां से H प्लस निकल जाएगा, और जब H प्लस यहां से ना, यहां से, ठीक है, ये ऐसा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर लेगा, H प्लस निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, है ना, ये ऐसा, ये OH और ये OH। तो बस इतना सही है। मतलब ये भी साइक्लिक ईथर में बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम दोनों के साथ रिएक्ट करता है। अगर बेसिक मीडियम होगा तो जो बेस है वो लेस क्राउडेड कार्बन पे अटैक करेगा, और अगर एसिडिक मीडियम है, मतलब उसमें यही दिया रहता है वाटर हाइड्रोलिसिस करके, तो वहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है ना, वो मोर क्राउडेड कार्बन पे आपको अटैक करा देना है। लेकिन मोर क्राउडेड कार्बन पे अटैक कैसे करेगा, वो बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है ना, और वहां पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ध्यान में रखना कि ये तुरंत अटैक करता है, साइमल्टेनियसली अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये तुरंत अटैक करता है, यहाँ पे कार्बोकेटायन पहले से नहीं बनता, अगर पहले से बनता तो रीअरेंजमेंट हो सकता था, तो पहले से नहीं बनता, ये तुरंत यहाँ पे अटैक कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट की कोई चांसेस नहीं होती है, ठीक है। और जब रीअरेंजमेंट के कोई चांसेस नहीं होते तो इसको हम लोग SN1 रिएक्शन भी नहीं कहते, तो इसको SN1 के जैसा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये है रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड, ठीक है, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी, ठीक है। तो अगर इपॉक्साइड को हम लोग, अगर इसको थोड़ा सा डिटेल, मतलब एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में क्या हुआ, तो इसको एक लाइन डायग्राम से समझे तो देखेंगे ना। यहां पर बेसिक मीडियम है, इधर बेसिक मीडियम लिख देता हूं, और इधर एसिडिक मीडियम, है ना। और वही क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ये ऐसा है, ये सबस्ट्रेट है, इसमें क्या हुआ है, अगर आप CH3O माइनस देते हो तो क्या होगा, और अगर आप H3O प्लस H प्लस विथ H2O देते हो तो क्या होगा, ठीक है ना। तो सुनेंगे ध्यान से ना, यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल अटैक की, न्यूक्लियोफाइल अटैक एट लेस क्राउडेड कार्बन, एट लेस क्राउडेड कार्बन फ्रॉम बैक साइड से इस पे अटैक करेगा, ठीक है। और नंबर 2 क्या हुआ है इसमें, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर, ठीक है। मतलब अब हम लोग कहें तो यहां पे क्या है, SN2, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बना आपको समझ में आ ही गया पहले।
यहां पर क्या हुआ है, यहां पर वाटर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है, अगेन यहां पे भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल यहां पे क्या करता है, अटैक करता है, अटैक एट मोर क्राउडेड कार्बन, मोर क्राउडेड कार्बन फ्रॉम बैक, इसमें भी बैक साइड से ही अटैक होगा, इसमें भी बैक साइड से ही अटैक होता है, फ्रॉम बैक। और ध्यान में रखना, नो कार्बोकेटाइन, इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, जब कार्बोकेटाइन नहीं बनता तो कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होता, नो रीअरेंजमेंट। लेकिन ध्यान में रखना, इसमें भी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन पाया जाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन अकर। तो कुछ चीजें सिमिलर है और कुछ चीजें डिफरेंट। सिमिलर क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इसमें भी मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इसमें भी मिलता है। इसमें भी कोई कार्बोकेटाइन नहीं होता, इसमें भी कोई कार्बोकेटाइन नहीं होता, लेकिन हाँ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है लेस क्राउडेड कार्बन पे, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है मोर क्राउडेड कार्बन पे। बात समझ पा रहे हैं क्या? तो यहाँ पर जो बनने वाला जो प्रोडक्ट था वो क्या था, ये OH और ये OCH3, जबकि यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट क्या था वो कुछ ऐसा था, यहाँ पे ये OH था और यहाँ पर भी ये OH, मतलब 1,2 डाइऑल था। समझ पा रहे हैं ना? तो ये इसमें डिफरेंस और सिमिलैरिटी थी इसमें साइक्लिक ईथर में, जब बेसिक मीडियम हो या एसिडिक मीडियम हो। तो ये रिएक्शन ऑफ ईथर हमने देखा यहाँ पर SN2 रिएक्शन में। अब हम लोग एक बार ना प्रिपरेशन ऑफ ईथर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, वो भी SN2 रिएक्शन है। तो जस्ट छोटा सा वो भी है, SN2 रिएक्शन है, तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, तो बात खत्म हो जाएगी ईथर में। ठीक है, तो ईथर को हमको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, फास्ट वो कंप्लीट हो जाएगी जब समय आएगा तब। तो एक बार प्रिपरेशन ऑफ ईथर में विलियमसन ईथर सिंथेसिस यहां पर देख लेते हैं। देखने की वजह क्या है, देखने की वजह ये है कि ये भी एक SN2 रिएक्शन है। हम लोग SN2 रिएक्शन सीरीज वाइज देख रहे हैं कि किसमें किसमें SN2 रिएक्शन है, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी एक SN2 रिएक्शन का एग्जांपल है। तो हेडिंग डालेंगे विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, ईथर का सिंथेसिस होता है, मतलब ये जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसका, ईथर का। ठीक है ना, इसमें प्रिपरेशन ये होता है किसका, ईथर का, और ये बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर ईथर। ठीक है ना, ये जो होता है ना, ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ये ध्यान में रखना, ये ईथर को बनाने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, इसमें क्या लिया जाता है बच्चों, ध्यान देंगे, इसमें ना लिया जाता है एल्काइल हैलाइड RX, और जो रिएजेंट है वो लिया जाता है मतलब मेटल एल्कोक्साइड। ठीक है, सोडियम का एल्कोक्साइड लिया गया है। ठीक है, और ये SN2 रिएक्शन होता है, SN2 पाथवे होता है, और यहाँ पर जो एल्कोक्साइड है ना, ये बैक साइड से इस पर अटैक करता है, मतलब ये RO- जो है, ठीक है, ये इस पे बैक साइड से अटैक करता है, X बाहर निकल जाता है, मतलब ROR बनता है। ये इसकी मैकेनिज्म में देखेंगे, तो यहाँ पर बनता है, इसको मैं कर देता हूँ R', ये R', तो बनता है यहाँ पे, ठीक है, R'OR और साथ में NaX। ठीक है ना, चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो ये एल्काइल हैलाइड है ना, ये या तो 1 डिग्री होना चाहिए या तो 2 डिग्री हो, तभी यहाँ पे ईथर बनेगा। 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए। ठीक, अगर ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया तो यहाँ पे ईथर नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो ये प्राइमरी या सेकेंडरी होना जरूरी है। तो चलो, तो इसका मैकेनिज्म सिंपल सा है, जो मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं वही है ना, अलग से कुछ है ही नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है R', है O- और Na+ और साथ में है एल्काइल हैलाइड RX। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, इस पर बैक साइड से अटैक करेगा, ये X- बाहर, तो यहाँ पे बन जाएगा R'-OR और NaX। कहानी खत्म, बस इतनी सी बात है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो ये RX है ना, वो क्या नहीं होना चाहिए, तो ये ध्यान रखेंगे, ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। ये 3 डिग्री RX जो है 3 डिग्री नहीं हो। क्यों, अगर ये 3 डिग्री हुआ ना, मेरी बात ध्यान सुनेंगे,
ये 3 डिग्री नहीं होना, और क्या नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये पीएच, ये 3 डिग्री आर एक्स नहीं होना चाहिए, ये एरोमेटिक हैलाइड भी नहीं होना चाहिए, है ना, ये एरोमेटिक हैलाइड भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये पीएच एक्स भी नहीं होना चाहिए। अगर पीएच एक्स मतलब एल्काइल हैलाइड में आपको एराइल हैलाइड दे दिया, एराइल हैलाइड, फिर विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं करेगा। आई एम सॉरी, ये पीएच एक्स भी नहीं होना चाहिए, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये 3 डिग्री आर एक्स नहीं होना चाहिए, नहीं पीएच एक्स होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है। अगर आपको, सुनेंगे ध्यान से ना, अगर आपको 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड दे दिया, जैसे ये दे दिया है CH3 CH3 CH3, ये दे दिया है आपको, ये है X, और यहां पे दे दिया है आपको R-O- Na+, समझ पा रहे हैं क्या, ये ऐसा है। तो यहां पर ना, यहां पर ये न्यूक्लियो स्ट्रॉन्ग बेस है, यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और ये हैलाइड है, X है, एल्काइल हैलाइड है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जब ये X माइनस को निकाल के इस पे अटैक करना और अटैक करके यहां पर बॉन्ड बनाना, ये मुश्किल काम है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्राउडेड है, ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है ये क्राउडेड है, और क्राउडेड पे ये एल्कोक्साइड अटैक करके बॉन्ड बनाने में इसको आएगी दिक्कत। तो यहां पर इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और बेसिक कैरेक्टर हो जाता है ज्यादा। तो वो यहां पर अटैक ना करके ये H+ को ले जाना ज्यादा बेहतर समझेगा। तो जब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, बल्कि यहाँ पे हो जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे X माइनस बाहर निकलता है, लेकिन जब X माइनस बाहर निकलता है तो ये इस पे अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि अटैक करके इसको बॉन्ड बनाने में दिक्कत होती है। तो इसका तो क्योंकि यहाँ पर ये बल्कियर ग्रुप है, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन क्या है, यहाँ पे कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे वो बल्कियर है, और बल्कियर होने की वजह से यहाँ पर अटैक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से इसका जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है वो कम हो जाता है, और बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ जाता है। ये एक बेस भी है, तो बेसिक कैरेक्टर इसका बढ़ जाता है, डोमिनेट हो जाता है। तो वो ये क्या करता है कि इसके बाद वाले कार्बन से, मतलब ये अगर अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये क्या है, बीटा है, तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। और जब ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो ये X निकलेगा, ये H+ यहां से निकलेगा, तो ये यहाँ पे शिफ्ट होकर बना देता है एल्कीन, CH3 C डबल बॉन्ड CH2CH3। मतलब यहां पर NSR की जगह पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, NSR नहीं होता, बल्कि यहां पर हो जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन अगर इंस्टेड ऑफ NSR। तो ये ध्यान में रखना। तो ये 3 डिग्री, अगर ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया गया ना, तो यहां पे ईथर नहीं बनेगा, बल्कि बन जाएगा एल्कीन, ठीक है ना, ईथर यहां पर नहीं बनता। बातें समझ में, इसलिए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं, RX क्या नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको एराइल हैलाइड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एराइल हैलाइड क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये X ही बाहर नहीं निकलेगा। अगर ये PHX हो गया, मतलब ये कुछ ऐसा है, ये अगर कुछ ऐसा है, और आप दे दिए RO- Na+, तो भैया यहां पे हो रहा है रेजोनेंस। जब इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, तो आसानी से X- बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस यहां पर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। ड्यू टू रेजोनेंस क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो X- बाहर नहीं निकलेगा, और X- बाहर नहीं निकलेगा तो ये इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो अगेन यहाँ पे विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं होगा। बातें समझ में आ रही है क्या। तो ये ध्यान में रखेंगे कि 3 डिग्री या एराइल हैलाइड नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हमको कुछ ऐसा बनाना है, देखना ना, अगर हमको समझ लो कि एनिसॉल बनाना है, ये बनाना है एनिसॉल। तो अगर एनिसॉल बनाना है, तो एनिसॉल बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट बेहतर है, ठीक है ना। तो 2 रिएजेंट ले रहा हूं, आपको बताना है कि कौन सा रिएजेंट बेहतर है, ठीक है। अगर मैं ले लूं नंबर 1 CH3
Cl प्लस PHO माइनस Na प्लस, क्या ये रीजन बेहतर है या फिर बी? मतलब विच रिएक्शन इज मोर फिजिबल, विच रिएक्शन इज फिजिबल मैं बोल सकता हूं,